नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी इजराइल हमास संघर्ष के सीज फायर की। साथ ही बात होगी एलन मस्क और ट्रंप की दोस्ती में आए एग्जिट पॉइंट की, और इसके अलावा होगी तमाम अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फिर शुरू हो सकती है अमेरिका चीन के बीच टैरिफ वॉर। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर लगाया टैरिफ सीज फायर के उल्लंघन का आरोप। कोर्ट से टैरिफ पर रोक अस्थायी रूप से बहाल। संयुक्त राष्ट्र के दावे से चौंक उठी दुनिया। गाजा को बताया पृथ्वी पर सबसे भूखी जगह। इजराइल पर लगाया गाजा में अधिकांश सहायता पहुंचने से रोकने का आरोप। तुर्की ने अमेरिका रूस यूक्रेन शिखर सम्मेलन की पेशकश की। रूस ने प्रस्ताव को तुरंत किया खारिज। कहा किसी भी संभावित शिखर सम्मेलन से पहले दोनों पक्षों के बीच सीधी वार्ता में प्रगति जरूरी। 30 से अधिक देशों के साथ मिलकर चीन ने बनाया इंटरनेशनल मेडिएशन ग्रुप। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता आधारित विवाद का समाधान निकालना है समूह का उद्देश्य। नाइजीरिया में भीषण बाढ़ का कहर, 100 से अधिक की मौत। नाइजर राज्य में बांध टूटने पर भारी तबाही। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। और आइए अब शुरुआत करते हैं। इजराइल और हमास में संघर्ष चल रहा है। युद्ध के कारण गाजा में मानवीय संकट देखने को मिल रहा है। लोगों के पास खाने को नहीं है। ऐसे में कूटनीतिक घटनाक्रम में इजराइल की ओर से पेश किए गए नए युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, और जिसमें 60 दिनों के लिए युद्ध विराम की बात शामिल है। वहीं इजराइल ने पूरा समर्थन दिया है, लेकिन हमास को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। क्या है इसकी प्रमुख वजह, और क्या संघर्ष विराम निकलेगा शांति का रास्ता? देखिए। तो मौजूदा स्थिति जो साफ तौर पर है वो तो नजर आ ही रही है, और ऐसे में क्या कुछ नया यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो युद्ध है वो हमने देखा है और उसको लेकर जो पैनी नजर रखी जा रही है, पूरी दुनिया की नजरें इस युद्ध पर है। तो ऐसे में क्या कुछ इसके परिणाम निकल सकते हैं और क्या इसमें हो सकता है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ लगातार जो हम देख रहे हैं, जो मौजूदा स्थिति है वो किस ओर इशारा कर रही है, क्योंकि ये जो सीज फायर है इस पर हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में क्या यहां से शांति का रास्ता अब आगे निकलता हुआ नजर आएगा? इसके जो प्रश्न आपने पूछा है, मेरे विचार से उसके आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं पहले भी सीज फायर हो गया। 3 फेजेस में सीज फायर हुआ था, आपको याद होगा। 19 जनवरी को ये शुरुआत हुई थी, एक दिन पहले इससे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई, परंतु पहले फेज के बाद आगे तक वो नहीं चल पाया। और अभी भी जो बात हो रही है उसमें यही है जो हमास चाहता है। जो ये सीज फायर होता है ये परमानेंट सीज फायर होना चाहिए, और इजराइल ने जो इसको माना है अभी, जिस पर उन्होंने हामी भरी है, और जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, उनसे उनकी जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है जो इसमें 60 दिन का हम सीज फायर करेंगे, और 60 दिन में कुछ इनकी एक्सचेंज हॉस्टेजेस और उनके जो पैलेस्टीनियन कैदी हैं इनके पास, उनको एक्सचेंज किया जाएगा। करीब 28 हॉस्टेज वो रिलीज करेंगे, और उसके बाद करीब 1200 से ऊपर, थोड़ा ऊपर, जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाएगा। परंतु हमास इसको मानने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि हमास कहता है ये 60 दिन बाद फिर से इजराइल युद्ध शुरू कर देगा और उनके ऊपर फिर से युद्ध मढ़ दिया जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस है दोनों साइड में। परंतु और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे इजराइल को वहां से, गाजा से अपनी फौज को हटाना, और जो एड है उसको अंदर आने देने के लिए पूरी मंजूरी देना, तो ये भी अभी बहुत मुश्किलें हैं।
ऐसे में अशोक सर, साफ तौर पर हम इसको देख रहे हैं कि जिस तरह से हमास इससे पीछे तो हटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये जो रास्ता है वो आने वाले समय में कुछ और भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि एक तरफ तो जिस तरह से इजराइल इसमें आगे बढ़कर इसमें अपनी बात रखता हुआ नजर आ रहा है और इसके पक्ष में भी है, तो अगर हमास पीछे हटता है तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा जोर पकड़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखिए अभी हमास ने पूरी तरीके से इसको नकारा नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो हमारी जो कंडीशंस हैं, हमारी जो शर्तें हैं, वो बिल्कुल भी ये वाली जो अग्रीमेंट इन्होंने प्रपोज की है, स्टीव विटकॉफ ने, अमेरिका ने, और इसमें इजिप्ट और कतर ने कहा है जो वो इसकी हामी भरते हैं, जो वो पूरी तरीके से लागू करेंगे। तो हमास ने कहा है हमारी तो ये शर्तें बिल्कुल नहीं इसमें मानी गई हैं, परंतु फिर भी हम इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से इसको हम कंसिडर करेंगे, इसको देखेंगे, और फिर इसका जवाब उन्होंने कहा या शुक्र या शनि को, आज या कल में देना है। तो अभी तक तो नहीं आया कोई जवाब, तो अब देखना होगा जो आगे वो क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए उनके लिए भी हालात बहुत खराब हो गए हैं, और वो भी चाहते हैं जो कुछ एड आए, कुछ, क्योंकि वहां पर आपने अभी रिपोर्ट दिखाया, इसमें यूनाइटेड नेशन ने कहा है जो सबसे ज्यादा विश्व में जहां पर भुखमरी हुई है वो गाजा है इस समय। तो इसीलिए उनको चाहिए जो बाहर से कोई सहायता मिले, खाना मिले, कोई दवाइयाँ मिले, कुछ पानी मिले, तो इस सब के लिए भी उनको चाहिए। और और सर, अशोक सर, क्या इंटरनेशनल प्रेशर भी है इस बात को लेकर? क्योंकि साफ तौर पर जब अमेरिका कहीं पर नजर आता है, जैसा भी हम देख रहे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में है, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी क्रिएट करने की बात जो है वो सामने आती है, और ये भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको भी लगता है कुछ ऐसा? देखिए बात ऐसी है, जो इंटरनेशनल प्रेशर तो बहुत देर से है, क्योंकि वहां पर इजराइल ने ये रोका हुआ है, वहां पर एड नहीं आने दे रहे हैं, जो भी अलग अलग देशों ने सामान भेजा है वो राफा बॉर्डर से आने नहीं दे रहे हैं वगैरह। तो प्रेशर तो बहुत है, परंतु आपका कहना एक हद तक ठीक है। जो अभी कुछ पिछले कुछ दिनों में, सप्ताह में, चाहे वो फ्रांस हो या यूके हो या कनाडा हो, उन्होंने कहा है जो हम बहुत कड़े कदम उठाएंगे अगर इजराइल इसी बात पर वो चलता रहा। उसने फिर से वेस्ट बैंक में अपने और सेटलमेंट्स कर दिए, बमबारी करते रहे, क्योंकि हर रोज ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जो कितने लोग मारे गए, कितनी महिलाएं और कितने बच्चे मारे गए। तो ये बिल्कुल ही जिसे कहा जाए डिसेंसिटाइज कर दिया है इजराइल, ये जो युद्ध चल रहा है 7 अक्टूबर से। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो जरूर है, परंतु उसका इजराइल के ऊपर इतना कुछ खास असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हमास हमास में जो वहाँ पर जो दिक्कत जो गाजा में हम देखने को मिल रही है, वहाँ पर भी बहुत मानवीय संकट भी वहाँ पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल जो हम फोरम की बात कर रहे हैं, वहाँ से जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो ये सीज फायर जब होगा तो क्या उसके बाद से एक नया रास्ता यहाँ से तलाशा जा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए सीज फायर, ये मतलब उसके ऊपर अब बिल्ड करने की जरूरत होगी। अगर 60 दिन के लिए सीज फायर हो जाता है, कुछ वहां पर एड अंदर आनी शुरू हो जाती है, पानी आ जाता है, दवाइयाँ आ जाती हैं, कम से कम कुछ सहूलियत तो इनको मिलेगी, जो भी वहां पर हैं गाजा में जो फिलिस्तीनी लोग रह रहे हैं। क्योंकि अभी तो हमने जो देखा है, जो तस्वीरें भी बाहर निकल कर आई हैं, ठीक है, वो तस्वीरें बिल्कुल। बहुत अशोक जी, ही आप बने रहिए हमारे साथ। इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा लगातार अपनी जारी करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे उनको समझने में आसानी होगी कि आखिर ये जो 60 दिनों का सीज फायर है इसमें क्या कुछ है, और किस तरह से ये जो दोनों देश हैं वो किस तरह से इसमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अपनी अपनी जो रिएक्शन उनकी तरफ से निकल कर आ रहे हैं वो क्या कहते हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो रिपोर्ट पे जाने से पहले एक सवाल और अशोक सर की, जो आप बात अपनी कह रहे थे, लगातार हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर तो नज़र आ रहा है, इसके अलावा भी सीज फायर को लेकर तमाम बातें हैं, लेकिन अब जो हम हालात अभी यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे में जो मानवीय संकट है उससे कैसे उभरेगा ये आने वाले समय में? क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से एक तरफ तो रूस यूक्रेन में जिस तरह की स्थितियां थी, उसके बाद किस तरह के वहां पर संकट नजर आए, और ऐसे में अब यहाँ पर भी अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो इससे कैसे उभरने में कितना समय और साफ तौर पर कितना ज्यादा मैन पावर लगेगा? जी देखिए, इसमें मेरे विचार से तो स्टेप बाय स्टेप इसको आगे लेना होगा, क्योंकि अगर हमास कह रहा है जो परमानेंट सीज फायर हो जाना चाहिए,
तो उससे तो यही अंदेशा होता है जो वो फिर से रीग्रुप करेंगे अगर अमेरिका और इजिप्ट और कतर इसमें अपनी वो देती हैं, गारंटी देते हैं जो इसको हम सीज फायर करेंगे, तो फिर उसके बाद वो अपना रीग्रुप कर सकते हैं उसमें। तो इसीलिए इजराइल नहीं चाहता जो ये इंडेफिनिटली चलता रहे, क्योंकि वो चाहता है जो हमास के ऊपर दबाव बना रहे, जी हमास पूरी तरीके से अपने को डिसआर्म कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं और उसके बाद अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। रिपोर्ट। संघर्ष विराम का एक और प्रस्ताव जमीन पर उतरने से पहले ही असहमतियों की जिद इसे गाजा के खंडरों में तोपती दिखाई दे रही है और अपने पीछे छोड़ दिया है थका देने वाला कूटनीतिक प्रयास, भूख और बमों से मरते लोग। अमेरिका की ओर से भेजे गए इस नए प्रस्ताव में 60 दिन के संघर्ष विराम का सुझाव है। इसके तहत पहले सप्ताह में हमास को 28 इजरायली बंधकों को रिहा करना है, जिसमें से कुछ जीवित हैं और कुछ मृत। बदले में इजराइल 1236 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने के अलावा 180 शव भी लौटाता। इस दौरान हर दिन राहत सामग्री लिए सैकड़ों ट्रकों को गाजा में प्रवेश करने की अनुमति मिलती। बाद के चरण में स्थायी युद्ध विराम लागू होने पर बाकी बंधकों की रिहाई संभव हो पाती, लेकिन हमास को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है, जबकि इजराइल ने पूरा समर्थन दिया है। हमास का कहना है कि प्रस्ताव में गाजा के लोगों की बुनियादी मांगे जैसे युद्ध का अंत, सेना की वापसी, अस्थायी शांति को नजरअंदाज किया गया है, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा है कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी के तहत प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। हमास ने यह भी दोहराया कि स्थायी संघर्ष विराम लागू होने पर ही अंतिम बंधक की रिहाई संभव हो पाएगी। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सभी बंधकों की रिहाई, हमास को पूरी तरह खत्म करना और गाजा पर इजरायली नियंत्रण के अपने पुराने रुख पर कायम हैं। हमास के रुख के कारण अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता से कई महीनों से चल रही वार्ताएं एक बार फिर ठहर गई हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने गाजा को पृथ्वी पर सबसे भूखी जगह करार दिया है। यूएन के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय OCHA ने चेतावनी देते हुए कहा है कि फिलिस्तीनी क्षेत्र की पूरी आबादी अब अकाल के खतरे में है। करीब 2 महीने की नाकेबंदी के बाद इजराइल ने गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने की अनुमति तो दी है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए ये पर्याप्त नहीं है। OCHA के प्रवक्ता का कहना है कि 900 में से 600 ट्रकों को गाजा से लगी इजराइल के सीमा तक की पहुंचने की अनुमति दी गई है, वो भी नौकरशाही और सुरक्षा संबंधी बाधाओं के कारण क्षेत्र में सुरक्षित रूप से सहायता पहुंचाना लगभग असंभव हो गया है। उधर इजराइल के रक्षा मंत्री कैर्स ने कब्जे वाले पश्चिमी तट पर यहूदी इजरायली राज्य बनाने का संकल्प दोहराया है। इससे एक दिन पहले सरकार ने इस क्षेत्र में 22 नई बस्तियां बनाने की घोषणा की थी। हाल ही में ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार जारी रहा तो वे इजराइल पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। अशोक सज्जनहार जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सर, लगातार हम देख रहे हैं और रिपोर्ट भी हमने दिखाई और दर्शकों तक ये बात भी पहुंचाई कि किस तरह से अभी वहां जो है वो क्या स्थितियां नजर आ रही हैं। ऐसे में आगे क्या हो सकता है, क्योंकि यह 60 दिनों की बात तो है, लेकिन हमास इस पर राजी होने के लिए तैयार नहीं है। तमाम उनकी भी बातें अपनी जगह पर हैं और शर्तें हैं, लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि इसमें साफ तौर पर एक शांति का पक्ष हम देख पा रहे थे, तो क्या वो तस्वीर यहाँ भी बदलती हुई नजर आएगी? देखिए, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जो हमास के पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और कोई चारा नहीं है। और क्योंकि या तो है जो बिल्कुल भी सीज फायर नहीं हो, या 60 दिन के लिए सीज फायर हो, या जैसी वो मांग कर रहे हैं जो परमानेंट सीज फायर हो। अगर इजराइल परमानेंट सीज फायर नहीं मानता है तो फिर या तो 60 दिन की सीज फायर हो या बिल्कुल सीज फायर नहीं हो। तो उस हिसाब से मैं समझता हूं जो हमास यही बेहतर समझेगा, जो कुछ दिन के लिए सीज फायर हो जानी चाहिए। कुछ वो अपना हॉस्टेजेस रिलीज कर देंगे, कुछ हॉस्टेज उनके पास फिर भी रह जाएंगे। वहां से जो कुछ भी है, दवा और सामग्री है, सहायता की सामग्री है, एड है, वो अंदर आ जाएगी, खाना पीना उनको मिल जाएगा। तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो वो उनके लिए बेहतरी होगी और ये
तीनों जो बड़े देश हैं उन्होंने कहा है जो वो इसकी पूरी गारंटी देते हैं, जो इसको पूरी तरीके से कामयाब किया जाएगा। तो मैं तो यही देखता हूं, क्योंकि इसके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है हमास के पास, और इजराइल तो बिल्कुल नहीं चाहता है जो ये इसमें परमानेंट सीज फायर हो। देखिए, ये इस बारी बहुत थोड़ी अचंभे की बात है जो इजराइल ने पहले इस संधि के ऊपर दस्तखत करके उनको दे दिया है स्टीव विटकॉफ को, जो हम मानते हैं इसको, क्योंकि नॉर्मली तो ये और सभी जो देश हैं, चाहे अमेरिका, इजिप्ट, कतर वगैरह और हमास, ये पहले मान जाते हैं उसके ऊपर, और बिल्कुल, और यही बात तो आपकी बात देता है। ये जो प्रश्न चिन्ह है वो लगातार उठता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या होता है। इस पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। आप बने रहिए अशोक सर हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से दर्शकों को रूबरू कराएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। तुक्कल जी सबको लाख रुपए की एडवाइस देते हैं। देख भैया अंडा, लाख रुपए की एडवाइस दे रहा हूँ। होम इंश्योरेंस नहीं तो घर प्रवेश नहीं, कोई आग लग जावे, चोरी हो जाए तो नुकसान इंश्योरेंस कवर करेगा ना यार। बात तो सही कर रहा है यार। आज तो डुग्गू ने करोड़ों की एडवाइस दे दी। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह। फंसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता, और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी, ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ। जितने समूह थे उन्होंने कहा अब तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी। अपनी उड़ान है भर रही है, बादलों तक उड़ चुकी, मुश्किल सफर था तय किया, नाकामियों से लड़ चुकी, नए भारत की नारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्व सहायता समूहों के माध्यम से मध्य प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं। अब हम मजबूर नहीं, अब आप मजदूर नहीं, हम मालिक बने हैं। नए भारत की नारी है, नए भारत की नारी। क्या जीवन पाया बहनों ने हमारे यहाँ, तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान है। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 31 मई 2025 भोपाल। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। हेल्थ इंश्योरेंस को झंझट कहने वाला मिस्टर वेंकट ऐसा पलटी मारा। नो बेणु, कोई झंझट नहीं, इंश्योरेंस का क्लेम कुछ ही घंटों में पास होता है। मेरा बाईपास का था, फिर भी या फीलिंग मच बेटर बेणु। झंझट तो मेरा शैम्पू है, इंश्योरेंस नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कहते हैं दोस्ती इम्तिहान लेती है, लेकिन ये इम्तिहान कितना कठिन होगा और कौन इसे पास कर पाएगा, ये तो वक्त के वो पन्ने ही बता पाएंगे जिनका ताना बाना वर्षों के विश्वास, अपनेपन और भरोसे में डूबी स्याही से लिखा गया हो। बात हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और एलन मस्क की, जिसमें ट्रंप द्वारा विशेष मंत्रालय सौंपे जाने के बाद भी एलन मस्क ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। अब अहम सवाल यह है कि डोजे के भविष्य का क्या होगा। दो शक्तिशाली दोस्त, दोनों में कुछ समानताएं। एक व्यापारी से राष्ट्रपति बन गया, दूसरा व्यापार से राजनीति में जगह तलाशते तलाशते इससे बाहर हो गया।
जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति एलन मस्क की। लेकिन पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर में ये कौतूहल बनी हुई है कि आखिर अमेरिका को ग्रेट बनाने के अभियान में शामिल दोनों दोस्तों की राहें क्यों जुदा हो गईं। दोनों में चुनाव से पहले मतभेद इतने थे कि मस्क ट्रंप के खिलाफ ही ताल ठोकने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वक्त ने करवट ली। मस्क ट्रंप के इतने मुरीद हुए कि उन्हें चुनाव जिताने में अपनी तिजोरी खोल दी। ट्रंप चुनाव जीते तो मस्क को सरकारी खर्चों पर कैंची चलाने वाले विभाग डोज का चीफ बना दिया। मस्क ने एक साल में सरकारी खर्चों में 1 से 2 ट्रिलियन की कटौती का वादा किया। विवादित छटनी और टर्मिनेशन की नीति अदालत में उलझ कर रह गई। हालांकि वो सरकारी खर्च में कटौती करने में सफल तो हुए, लेकिन उस हद तक नहीं जितनी की वो उम्मीद जता रहे थे। इस दौरान उनकी मंत्रालयों, खास तौर से विदेश विभाग के साथ संबंधों की कड़वाहट दुनिया के सामने आई। खर्चों में कटौती के साथ साथ मस्क ने ट्रंप की कुछ नीतियों पर जुबान की कैंची चलानी शुरू कर दी। ट्रंप की टैरिफ नीति का अगर खुले तौर पर तो नहीं, दबी जुबान कई बार उन्होंने विरोध किया। शायद ट्रंप और मस्क के रिश्तों में कड़वाहट की यही पहली गोली खुली थी। लेकिन सबसे ताजा मामला ट्रंप का वो विधेयक माना जा रहा है जिसमें रक्षा बजट बढ़ाने के साथ साथ $1 ट्रिलियन के टैक्स ब्रेक्स को शामिल करने की बात की गई। विधेयक की मस्क ने खुले तौर पर आलोचना की। उनका मानना है कि इससे संघीय घाटा बढ़ेगा और डोज द्वारा किए जा रहे सुधारों को कमजोर करेगा, जबकि इसे ट्रंप का ड्रीम विधेयक बताया जा रहा है। कांग्रेस यानी संसद से बिल पास हो जाने के बाद अगले 1 दशक में बजट घाटे को $4 ट्रिलियन तक बढ़ाने का रास्ता साफ हो जाएगा। डोज प्रमुख के तौर पर मस्क की नियुक्ति 30 मई 2025 तक के लिए ही थी, यानी जब मस्क ने इस्तीफा दिया उसके एक दिन बाद ही उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। इस जिम्मेदारी के बीच मस्क के खुद के खड़े किए गए बिजनेस एम्पायर और छवि भी प्रभावित होती दिखी। एक तरफ मस्क सरकारी खर्चों पर कैंची चला रहे थे तो वहीं निवेशक उनके एम्पायर में सेध लगा रहे थे। हाल के दिनों में टेस्ला के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। शायद यही वजह है कि मस्क के बयानों से राजनीति से पूरी तरह दूरी बनाने के संकेत मिल रहे हैं। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। अशोक सज्जनहार जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सर, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो साफ तौर पर क्या लगता है आपको, इसके पीछे की वजह क्या आपको नजर आती है एलन मस्क के इस रिजाइन के पीछे की, और उसके अलावा आने वाला समय अब कैसा होने वाला है ट्रंप सरकार के लिए और उनकी नीतियों के लिए? जी धन्यवाद। देखिए, मैं समझता हूं जो एक तो वो जो पर्सनालिटी है दोनों की, इलॉन मस्क की और डोनाल्ड ट्रंप की, दोनों बड़ी स्ट्रांग पर्सनालिटीज हैं। तो एक तो पर्सनालिटी का जब वो मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं, बहुत अच्छा वो उनके बीच में संबंध रहते हैं, परंतु जब वो एक दूसरे की पॉलिसीज के साथ वो उनके इतने नहीं मेल खाता है तो तब तो फिर बहुत ही अगर क्लैश होता पर्सनालिटीज का तो वो तो दोनों में से कोई भी नहीं सह सकता है। दोनों समझते हैं जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं जो पॉलिसीज के ऊपर, पहले भी कुछ कहीं पॉलिसीज पर था जो कि अलग अलग मत थे परंतु इतना सामने नहीं आगे आ रहे थे। एक तो जो आपने वो रिपोर्ट में दिखाया है जो टैक्सेशन के ऊपर उन दोनों के बीच में मत अलग थे। इससे पहले हमने ये भी देखा है जो H1B के लिए भी उनकी जो इलॉन मस्क तो कहते थे H1B में जो बाहर से टैलेंट आना है, जिसको हमने वीजा वगैरह देना है, उसमें उनको आने देना चाहिए। परंतु डोनाल्ड ट्रंप का कभी कहना होता था जो हमको ये जरूरी है जो टैलेंटेड लोग हैं उनको बुलाया जाए, नहीं तो दूसरा उनका कहना था हमको तो इमिग्रेशन खत्म करना चाहिए। तो इसीलिए पहले अंडर द सरफेस उनके डिफरेंसेस होते थे, परंतु अभी हमने देखा है जो ये वाला लेटेस्ट बिल है जिसको राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं मेरा बिग ब्यूटीफुल बिल है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे टैक्स ब्रेक्स के बारे में कहा है और बहुत सारे, जिसमें ये भी उन्होंने बताया है जो भाई जो आप रेमिटेंस बाहर भेजते हैं उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो भारतीय लोग हैं जो वहां से भेजते हैं, रेमिटेंसेस करते हैं, उनके लिए ये मुश्किल होगा। तो ये इसमें ऐसी चीजें हैं जिसमें कि इलॉन मस्क सोचते हैं जो वहां पर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, जो संघ का घाटा है वो बढ़ेगा और जो सभी कुछ उनको बुलाया गया था वो ये था जो वो वहां की जो फेडरल स्पेंडिंग है उसको कम किया जाए, क्योंकि डेट इनका बहुत जो कर्ज है
वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर अशोक सर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा देखना कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है वहाँ की सियासत में, और साफ तौर पर जब एलन मस्क इससे अलग हो रहे हैं तो क्या कुछ आगे आने वाले समय में वहाँ पर राजनीतिक समीकरणों में भी देखने को मिल सकता है। इस पर हम सबकी नज़र लगातार बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक सर, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है, जिससे प्रदेश में महिलाएं स्वावलंबी और सशक्त बन रही हैं। इसी क्रम में सुशासन और नारी सशक्तिकरण की मिसाल लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर 31 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संबोधित किया जाएगा। इस अवसर पर लोक माता को समर्पित डाक टिकट और सिक्के के विमोचन के साथ साथ इंदौर में प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन सेवा एवं सतना और दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से होगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में आइए इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार। हांगकांग में शुक्रवार को 30 से अधिक देशों ने चीन के साथ मिलकर इंटरनेशनल मेडिएशन ग्रुप की स्थापना की है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया से लेकर बेलारूस और क्यूबा तक 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने स्थापना को लेकर हुए कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य संगठन को अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत जैसी संस्थाओं के समान दर्जा दिलाना है। इसमें लाओस, कंबोडिया, सर्बिया, पापुआ न्यू गिनी और वेनेजुएला जैसे देश भी शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ के मुद्दे पर बड़ी राहत मिली है। अमेरिका की संघीय अपील अदालत ने गुरुवार को राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से अन्य देशों पर लगाए गए टैरिफ को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया है। इससे पहले अमेरिका के इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके अन्य देशों से होने वाले आयात पर टैरिफ बढ़ाने के आदेश पर रोक लगा दी थी। बांग्लादेश इन दिनों सियासी घमासान का मैदान बना हुआ है। एक और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस जो सुधारों के नाम पर चुनाव को टालने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर है पूर्व प्रधानमंत्री और BNP प्रमुख खालिदा जिया जो समय रहते लोकतंत्र बहाली की मांग कर रही हैं। यूनुस सरकार का कहना है कि जरूरी चुनावी सुधारों के बाद जून 2026 तक चुनाव कराना संभव है, जबकि खालिदा जिया की BNP चाहती है कि देश में दिसंबर 2025 तक हर हाल में आम चुनाव कराए जाएं। सूडान में चल रहे गृह युद्ध में सूडानी सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आमने सामने हैं। RSF ने शुक्रवार को एल ओबैद पर भारी बमबारी की, जिसमें एक अस्पताल में मौजूद 6 लोग मारे गए हैं। हमले में 12 लोग घायल भी हुए हैं। RSF की बमबारी ने शहर के केंद्र में एक दूसरे अस्पताल को भी निशाना बनाया है। नाइजीरिया के नाइजर राज्य में भीषण बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है। मोकवा कस्बे में बाढ़ के चलते अब तक 115 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये बाढ़ कई घंटों तक लगातार हुई मूसलाधार बारिश के कारण आई, जिसके बाद पास के एक कस्बे में स्थित बांध के टूटने से स्थिति और गंभीर हो गई।
इंडोनेशिया के जावा द्वीप में चूना पत्थर खदान में चट्टान गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। चट्टान के मलबे में अभी भी 5 से 6 लोगों के दबे होने की संभावना है। खदान में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। दुर्घटना के बाद खदान को बंद करने का आदेश दिया गया है।